हेलो गाइस, लर्निंग आईक्यू के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम इस सीरीज में इन्वॉल्वमेंट पढ़ रहे हैं। लास्ट के लेक्चर्स में हमने चैप्टर 14 के कई पार्ट देखे हैं। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 14। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि कुछ जो रिवर के कंजर्वेशन की इनिशिएटिव्स हैं वो कौन कौन सी हैं। रिवर बहुत बड़ा हमारे यहाँ इशू बना रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ स्पिरिचुअल पर्पस भी जुड़ा हुआ है रिवर्स के साथ। जैसे गंगा रिवर है या फिर और भी रिवर्स हैं हमारे आसपास, उस पर हम लोग ह्यूज अमाउंट में डिपेंडेंट है, बोथ अपनी पानी की नीड की वजह से भी और उसके साथ साथ जो हमारी स्पिरिचुअल नीड्स हैं उसके लिए भी। तो उनमें हमारी सबसे बड़ी रिवर कौन सी है या सबसे इंपॉर्टेंट कह लीजिए इंडिया में, गंगा रिवर। और गंगा रिवर इतने मेजर पॉल्यूटेंट टाउन से निकलती है ऐसे पूरा कि पूरी पॉल्यूटेड होके निकलती है ना। तो इसी के लिए इसको साफ करने के लिए कई साल से गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स ला रही थी। तो हम उन्हीं को एक एक करके देखते हैं। तो पहली हमारी कौन सी स्कीम आई थी? गंगा एक्शन प्लान, है ना। तो गंगा एक्शन प्लान वॉज द फर्स्ट रिवर एक्शन प्लान टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन 1985। तो जब आई थी ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, है ना। तो इसका पर्पस शुरू में क्या था कि पॉल्यूशन को अबेट करेंगे, मतलब जो कोशिश करेंगे कि रोकने की, जो अराउंड गंगा रिवर है। जैसे रिवर में डायरेक्टली अगर कोई नाला आ रहा है तो उसको डाइवर्ट कर देंगे कहाँ पे? दूसरे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ। इस तरह के वर्क करने की इनिशिएटिव्स ली गई थी, है ना। फिर उसके बाद गंगा एक्शन प्लान का फेज़ 2 भी आया था, जिसमें रिवर के साथ साथ अब उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं, यमुना, गोमती, दामोदर, इसके ऊपर भी काम करना उन लोगों ने शुरू किया था। तो जब लॉन्च हुआ था गंगा एक्शन प्लान, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि गंगा का जो हमारा वाटर है हम उसको एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स की तरफ ले आएंगे। लेकिन फिर उसको चेंज करके किस में कर दिया था? बेदिंग क्लास के लेवल पे ले आएंगे। बेदिंग क्लास मतलब हम इतना स्टैंडर्ड कर देंगे कि उसमें पॉल्यूटेंट इतने पाए जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, बीओडी की डिमांड कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 3 mg/लीटर। डिजॉल्व ऑक्सीजन की 5 mg/लीटर मिनिमम होनी चाहिए। फिर टोटल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो होने चाहिए 10,000 पर 100 ml। और फीकल कॉलीफॉर्म जो है वो 2500 पर 100 ml। तो ये स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए थे कि अगर इतने मेट होते हैं तो हम उस बॉडी को क्या बोल सकते हैं कि बेदिंग क्लास है। बेदिंग क्लास मतलब वहाँ पे नहाया जा सकता है ना। तो जो हमारा गंगा एक्शन प्लान का फेज़ 1 था वो पार्शियली सक्सेसफुल था और इसको बंद कब कर दिया गया? 31 मार्च 2000 को, है ना। इससे कई जगह डिफरेंस भी आए वाटर क्वालिटी में, और बहुत जगह पे डिफरेंस नहीं भी आए, है ना। बहुत जगह में पॉल्यूशन बना रहा हमारा। इसके बाद है हमारा नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, एनआरसीपी भी हम इसको बोलते हैं। तो ये 1995 में जो जो हमारा गंगा एक्शन प्लान था, इसी को बढ़ा के पूरे जो इंडिया की बड़ी बड़ी नेशनल रिवर्स हैं उनको कवर करने के लिए ये प्लान लॉन्च किया गया था, जैसे हम बोलते हैं नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, है ना। तो पहले गंगा एक्शन प्लान में सिर्फ गंगा कवर हो रही थी, है ना, जीएपी में। फिर इसी को एक्सपेंड कर दिया कि अब जितनी भी इंडिया में बड़ी बड़ी रिवर्स हैं हमारी, ब्रह्मपुत्र हो गई या नीचे गोदावरी हो गई, और भी जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, इन सब में ये इन सब का पॉल्यूशन हम कंट्रोल करेंगे। और कौन से प्लान की तरफ कहेंगे? एनआरसीपी प्लान की तरफ। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो 160 से ज़्यादा टाउन्स हैं जो कि 34 रिवर्स के अराउंड है। तो इंडिया भर में कितनी रिवर्स है हमारी? 34 जो इसमें कवर्ड है, और ऑलमोस्ट 20 स्टेट्स में कवर्ड है। तो ये गंगा बेसिन के बाहर की रिवर्स भी हैं, जैसे साउथ इंडिया की बहुत सारी रिवर्स होंगी, नॉर्थ ईस्ट की रिवर्स होंगी जो गंगा बेसिन के बाहर आती हैं, है ना। फिर जो एनआरसीपी है हमारा, बेसिकली ये फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट देता है किसको? स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को। ये उनको सिखाता है कि कैसे पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, उसके साथ साथ फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है। तो इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्या था इसको लाने का? कि जो हमारी रिवर्स हैं उसको हम बेदिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे ला सकें। क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है कहीं कहीं रिवर्स में कि वो रिवर्स में नहाने लायक भी नहीं है। इवन गंगा के कुछ कुछ स्ट्रेच ऐसे हैं गंगा रिवर के कुछ कुछ सिटीज़ के बाहर कि वहाँ पे आप कपड़े भी नहीं धुल सकते, इतना घटिया पानी है, मतलब वो भी अलाउड नहीं है। तो पॉल्यूशन कुछ कुछ जगह पे बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया है। और इसीलिए बहुत सारे हमारे ऐसे प्लान चलते हैं जो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो बेदिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में रिवर्स को कैसे लाएंगे? तो उसके लिए इन लोगों ने कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐसे बनाए थे कि कैप्चर एंड ट्रीटमेंट ऑफ रॉ सीवेज बिफोर फ्लोइंग इनटू द रिवर, है ना। तो जो हमारा सीवेज है उसको पहले कैप्चर करेंगे, ट्रीट करेंगे, फिर रिवर्स में छोड़ेंगे। तो ये इसको करेंगे ये। फिर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, लो कॉस्ट सैनिटेशन वर्क टू प्रिवेंट ओपन डेफिकेशन ऑन रिवर बैंक, electric crematoria to ensure proper cremation of bodies brought to burning ghat, riverfront development works such as improvement of bathing ghats। तो ये सारे स्टेप्स बनाए गए थे। ये सारे हम वन बाय वन स्टेप्स को लेके जो हमारी रिवर्स हैं उसको बेथिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की तरफ ले आएंगे, है ना। फिर इसके बाद हमारी एक नेशनल गंगा काउंसिल भी है।
इसका काम क्या है बेसिकली, तो इसके इसके पास ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन एंड रीजुविनेशन ऑफ रिवर गंगा बेसिन। तो गंगा रिवर का बेसिन जो है हमारा, बेसिन क्या एरिया होता है, जो रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरीज के अराउंड का जितना भी एरिया होता है ना। सपोज करिए बारिश होती है तो अगर पूरा पानी बह के इधर आ रहा है ना, तो ये पूरा बेसिन का एरिया कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे पॉल्यूशन ना हो सके और जहाँ पे खराब हो चुकी है रिवर, उस वहाँ पे रीजुविनेशन हो सके रिवर का। फिर जो आपने नमामि गंगे प्रोग्राम सुना होगा, वो भी यही इम्प्लीमेंट कर रही है हमारी, है ना, या मॉनिटर कर रही है उसको आप कह सकते हैं। तो ये बनी कब थी? इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द रिवर गंगा अथॉरिटीज़ ऑर्डर 2016। तो इसने रिप्लेस किसको किया था? नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को। तो पहले ये अथॉरिटी थी, उसको रिप्लेस करके कौन सी काउंसिल बन गई है? नेशनल गंगा काउंसिल। तो इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो इसके चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर खुद है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के लिए भी। फिर वाइस चेयरपर्सन कौन है? जल शक्ति के मिनिस्टर। फिर और भी मिनिस्टर्स हैं, जैसे इन्वायरमेंट के, फाइनेंस के, पावर के, हाउसिंग के, साइंस एंड टेक के, फिर टूरिज्म और शिपिंग के। तो पूरा मतलब जहाँ जहाँ जो जिसका जिसका रोल लग सकता है इन प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, उन सभी को ही इसमें मेंबर बना दिया है। फिर जिन स्टेट से रिवर गंगा बहती है और उनकी ट्रिब्यूटरीज बहती है, उन स्टेट के सीएम भी इसके मेंबर्स हैं। फिर वाइस चेयरपर्सन जो है नीति आयोग का, वो भी इसके मेंबर है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बॉडी को इसने रिप्लेस किया है, वो कौन सी बॉडी है? नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। तो ये पहले थी, है ना। ये 2009 में बनी थी अंडर सेक्शन 3 ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो यही जो हमारी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है, ये डिक्लेयर करती है गंगा रिवर को नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, है ना। इसी को फिर रिप्लेस कर दिया गया था 2016 में नेशनल गंगा काउंसिल से, जो अभी हमने देखा। तो 2014 में एक प्रोजेक्ट अर्थ गंगा भी लॉन्च किया था इसने, है ना। तो इसमें क्या क्या है? वर्टिकल्स ऑफ अर्थ गंगा। तो इसको आप देख सकते हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, है ना। फिर मोनेटाइजेशन एंड रीयूज ऑफ स्लज एंड वेस्ट वाटर, लाइवलीहुड जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़, पब्लिक पार्टिसिपेशन, कल्चरल हेरिटेज एंड टूरिज्म, और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स। तो ये सारे इसके वर्टिकल्स हैं। सो बेसिकली ये है क्या? ये बेसिकली मॉडल टाइप का है ना। तो इसको फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं? क्लीन रिवर का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि बेथिंग स्टैंडर्ड्स पे ला सकें हम, वो अचीव इसको कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोजेक्ट अर्थ गंगा इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल फोकसिंग ऑन चैनलाइजिंग रिवर रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलोंग द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर। तो जो हमारे गंगा रिवर के अराउंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, उसको इस तरीके से हम करें ताकि पॉल्यूशन हम उसको उसमें कंट्रोल कर सकें। इसका ऑब्जेक्टिव और क्या है? इट स्ट्राइव्स टू कंट्रीब्यूट 3% ऑफ जीडीपी फ्रॉम गंगा बेसिन। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को करके जो पैसा आएगा उसको भी कंट्रीब्यूट कर सकें सोसाइटी में, है ना। जैसे स्मॉल जेटी टर्मिनल्स बना देंगे ताकि जो हमारे किसान हैं, अगर उनको अपनी प्रोड्यूस एक एरिया से दूसरी एरिया ले जानी है तो उनके कॉस्ट रिड्यूस हो सके। और भी ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे उसके अराउंड, ताकि जो आसपास के लोग हैं उनको बेनिफिट हो, और अल्टीमेटली उससे जो इकोनॉमी है वो सस्टेनेबल रहे, और हमारी जो रिवर है वो पॉल्यूटेड ना हो एक्सट्रीम लेवल पे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है वो है नमामि गंगे प्रोग्राम। तो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ एक और स्कीम चल रही है जिसको हम बोलते हैं नमामि गंगे प्रोग्राम। कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब इसकी 100% फंडिंग कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। तो आपको होपफुली डिफरेंस पता हो सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बीच में। तो जो भी स्कीम में सेंट्रल सेक्टर लिख के आता है, उसकी 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अगर, तो उस केस में क्या होता है कि स्टेट और सेंटर दोनों मिलके पैसा लगाते हैं, है ना। यूजुअली सेंटर 60 लगाता है और स्टेट 40 नॉर्मल सिचुएशंस में, और नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट के सिचुएशन में 90-10 का रेशियो हो जाता है स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो ये दोनों डिफरेंस है। तो हमारी जो नमामि गंगे प्रोग्राम है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना। सो इसको आप एक फ्लैगशिप प्रोग्राम की तरह कह सकते हैं, जिसका बजट भी अपने आप में बहुत बड़ा है, जैसे 20,000 करोड़ का आउटले था। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ गंगा। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब मेन पिलर्स क्या है प्रोग्राम के? सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर सरफेस क्लीनिंग, बायोडाइवर्सिटी, अफॉरेस्टेशन, पब्लिक अवेयरनेस, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग और गंगा ग्राम। तो ये सारे आप पॉइंट्स देख सकते हैं, कहीं ना कहीं रिलेटेड है किससे? पॉल्यूशन कंट्रोल करने से, है ना। कि सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो नाली है डायरेक्टली हम रिवर में डंप नहीं करेंगे, है ना। रिवर जो फ्रंट है उसका डेवलपमेंट करेंगे ताकि जो लोग जाके गंदा करते हैं उसको वो अपॉर्चुनिटी उनके पास ख़त्म हो जाए। फिर रिवर की जो सरफेस है उसके ऊपर अगर वीड हो गया है या घास हो गई है उससे, या फिर प्लास्टिक तैर रहा है, तो उसका सरफेस का क्लीनिंग भी इंपॉर्टेंट है। फिर बायोडाइवर्सिटी जो रिवर के अराउंड है उसको भी मेंटेन करना, एफॉरेस्टेशन करना रिवर के अराउंड, लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि गंदगी ना करें। जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है जो निकलता है कचरा हमारी इंडस्ट्रीज से, उसकी भी मॉनिटरिंग
करना कि वो साफ कचरा जा रहा है कि गंदा कचरा जा रहा है। फिर गंगा ग्राम, है ना, तो गंगा ग्राम का भी कॉन्सेप्ट लाया गया कि तो गंगा ग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमारी रिवर गंगा है उसके अराउंड ऐसे जो विलेजेस हैं हमारे 4,000 के समथिंग अराउंड है, 4.5 के अराउंड, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है। तो इसके अराउंड इतने विलेजेस हैं, 4,500, है ना। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऐसे विलेजेस बनेंगे, इनमें बेसिकली यहाँ पे कोई ओपन डेफिकेशन ना करे, है ना, नदियों के किनारे जाके। उसके साथ साथ जो नालियाँ इन गाँव से निकल रही हैं वो डायरेक्टली इसमें ना मिले जाके हमारे रिवर में। उसके साथ साथ जो हम घाटों में लाशें जलाते हैं अपनी जब किसी की डेथ हो जाती है, तो उसका भी अगर कचरा निकल रहा है तो वो भी डायरेक्टली रिवर्स में डंप ना किया जाए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट किस में थे, हमारे गंगा ग्राम के। तो इसको मॉडल विलेज टाइप के आप कह सकते हैं, मॉडल विलेज का कॉन्सेप्ट, है ना। तो अगर एक विलेज अपने आप में सही हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव यही था कि जो अराउंड पूरे स्ट्रेच में रिवर में गांव पाए जाते हैं, अगर सब अपने अपने लेवल पे कंट्रोल कर लेंगे तो कहीं ना कहीं एक ह्यूज इम्पैक्ट आएगा गंगा के क्लीनलीनेस लेवल पे। अब हम आगे चलते हैं। फिर इसके बाद हमारा एक है क्लीन गंगा फंड। तो ये फंड 2014 में बना था अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। तो अब इसमें हम इंडियंस भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो बाहर रह रहे हैं इंडियंस, नॉ एनआरआईज जिसको हम बोलते हैं, वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है इन ये भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर कॉरपोरेट जो कंपनियां हैं हमारी वो भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। और इसमें खास बात क्या है कि अगर इसमें कोई कंट्रीब्यूट करती है कंपनी तो उसका उसका जो फंड है वो CSR में काउंट होगा। तो CSR के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ, एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि कुछ जो हमारी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनका प्रॉफिट है या फिर जो कंडीशन कुछ की मेट होती है, जैसे कुछ कंडीशन है कि अगर आपका टर्नओवर 1,000 करोड़ के ऊपर है, अगर आपका प्रॉफिट 5 करोड़ के ऊपर है एनुअल, है ना, या फिर आपकी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर है, तो ये सारे क्राइटेरिया हैं। अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया आपका मेट हो रही है कंपनी, मतलब उसके यहाँ कोई भी क्राइटेरिया मीट हो रहा है, तो उस केस में क्या उसको CSR कमेटी बनानी पड़ती है। अब इसी CSR कमेटी बताएगी कि हमारा हम 2% जो प्रॉफिट है लास्ट 3 साल का, उसका एवरेज मतलब निकालते हैं 2% उतना ही। तो वो बेसिकली जो सोशल वर्क है उसमें देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो कमेटी बताएगी कहाँ जाएगा वो पैसा, कहाँ जाएगा, किस में यूज़ करेंगे, एजुकेशन में हम डालेंगे गरीबों की, कि किसी को हेल्प करेंगे। ये सारे बहुत सारे CSR में एरियाज़ होते हैं। तो एक यहाँ पे भी है, अगर कोई कॉर्पोरेट बोलता है कि हम 2% पैसा अपना यहाँ डाल देंगे, है ना, तो वो भी एक काउंट किया जाएगा कि इन्होंने अपना कंट्रीब्यूट कर दिया है CSR। फिर इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। तो पहला है रिवर बेसिन इज अ यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। फिर इट सुपर हेड्स द रिवर कंजर्वेशन एफर्ट्स एट नेशनल लेवल, यस। वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट थ्रू विच गंगा फ्लोज बिकम चेयरमैन ऑफ NGRBA ऑन रोटेशन बेसिस। तो ये गलत है। तो इस केस में ऑप्शन क्या होगा हमारा आंसर, 1 और 2 ओनली। इसके बाद है हमारा स्वच्छ भारत मिशन। तो ये लॉन्च कब किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो अब ये मिनिस्ट्री नहीं है, ये डिपार्टमेंट बन गया है ना। कौन से किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। तो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, है ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। फिर स्वच्छ भारत मिशन जो है इट सीक्स टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज मेकिंग ग्राम पंचायत ओपन डेफिकेशन फ्री, है ना। इसमें और भी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे रूरल के लिए अलग मिनिस्ट्री है। स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन एरिया में होता है उसके लिए अलग है ना। तो एक कोई मिनिस्ट्री याद नहीं रखना है, एक रफ आइडिया आपको रखना है कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं यहाँ पे, है ना। तो जैसे अर्बन वाला कौन सा, स्वच्छ भारत अर्बन कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन देखती है। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, ये हमारे कौन सा रूरल पार्ट वाले को देखती है ना। इसमें भी कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो स्वच्छ भारत मिशन में बेसिकली क्या इंसेंटिव दी जाती है, BPL फैमिलीज जो हो गई, अबव पॉवर्टी लाइन फैमिली हो गई, जो SC ST कम्युनिटी की हो गई। सो बेसिकली SC ST कम्युनिटी में सबको पैसे दिए जा रहे हैं टू बिल्ड टॉयलेट्स। और जो बाकी लोग हैं, बाकी जो कैटेगरीज हैं, उनमें सिर्फ BPL में जो लोग आते हैं उनको दिए जा रहे हैं टू बिल्ड टॉयलेट। तो यहाँ पे हाउस होल्ड लैट्रिन्स बनाने का कॉन्सेप्ट है। इसमें पैसा कैसे डिवाइड होता है, सेंटर स्टेट ऐसे डिवाइड करते हैं, 75% और 25%। मतलब 75% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और स्टेट गवर्नमेंट 25% पैसा देगी। और नॉर्थ ईस्ट के केस में सेंटर का शेयर 90% चला जाता है और स्टेट का शेयर 10%। तो ये अपने आप में बहुत सक्सेसफुल भी रहा ये मिशन, क्योंकि 10 करोड़ से ज़्यादा इंडिविजुअल टॉयलेट्स हम बना पाए इसके थ्रू। जिसके कारण हुआ क्या कि जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वो ODF डिक्लेयर्ड हो गए थे पूरे अक्रॉस ऑल स्टेट्स इन 2 अक्टूबर 2019। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
पहले आप विलेजेस में जाते थे तो बहुत ह्यूज अमाउंट में लोग आपको बाहर बाहर डेफिकेट करते हुए मिल जाते थे। लेकिन अब बहुत सारे ऑलमोस्ट अक्रॉस ऑल इंडिया ये प्रैक्टिस बंद हो गई है। अभी भी कुछ लोग जाते हैं माइनॉरिटी में, बट उनकी भी हैबिट को सुधारना और वो सारे का काम चल रहा है। फिर स्वच्छ भारत मिशन के अंडर ही एक इनिशिएटिव है स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस, है ना। तो ये मिनिस्ट्री हर जगह इन्होंने लिखा है, यहाँ पे आएगा डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस का बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारे आसपास आइकॉनिक प्लेसेस हैं, मतलब कल्चरल आइकॉनिक हो गई या रिलीजियस आइकॉनिक हो गई, है ना, कोई खास जगह है हमारे पास, कोई खास मंदिर है, कोई खास फोर्ट है हमारे आसपास, तो उन प्लेसेस को भी साफ़ करना, उन प्लेसेस में वाटर वेंडिंग मशीन लगाना, डस्टबिन्स लगाना, लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना, मतलब जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो इसको इसमें करना। यहाँ पे जैसे इवन लाइटिंग अरेंजमेंट, पार्क ब्यूटिफिकेशन, रोड मेंटेनेंस और ये बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ये सारी भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे आप साइट्स देख सकते हैं कौन कौन सी सेलेक्ट हुई हैं फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 में। तो अलग अलग ये सारी खास जगह हैं, जैसे अजमेर शरीफ दरगाह, CST मुंबई, गोल्डन टेम्पल, कामाख्या टेम्पल। तो ये सारी देख सकते हैं अपने आप में बहुत फेमस फेमस टेम्पल्स हैं, जगह हैं। तो इन सबको फेज़ वाइज मैनर में लिया गया है। ये सेकेंड फेज़ स्वच्छ भारत मिशन का लॉन्च कब हुआ था? 2021 में, और ये कब तक चलेगा? 2024-25 तक, मतलब इस साल तक। तो सेकंड फेज़ का बजट क्या था हमारा? 52,000 करोड़। सेकंड फेज़ में हम लोग ओपन डेफिकेशन फ्री की तो बात किए थे फर्स्ट स्टेज में, बट अब प्लस कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं। ODF प्लस का मतलब क्या होता है कि ओपन डेफिकेशन तो बंद हो ही, साथ में उसके साथ साथ सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी गांव में हो सके, है ना, कि मतलब लोग खुले में तो शौच नहीं जाएं, उसके साथ साथ जो कचरा वो फेंकते हैं, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, या फिर उनके यहाँ से जो वेस्ट निकलता है उसका भी प्रॉपर मैनेजमेंट किया जा सके। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ODF प्लस स्टेटस। तो अगर दोनों ये पैरामीटर कोई विलेज सेटिस्फाई कर लेता है, ओपन डेफिकेशन वहाँ नहीं हो रही है, उसके साथ साथ सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था भी है, तो उसको हम ODF प्लस स्टेटस दे देते हैं। तो सेकंड फेज़ जो हमारा हो रहा था स्वच्छ भारत मिशन का, हमारा उसमें ध्यान क्या था कि हम अपने विलेजेस को इसमें कन्वर्ट करेंगे, ODF से लेके ODF प्लस तक। तो ODF प्लस के लिए जब आप सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो काम जनरेट होगा। और गाँव में काम और किससे दिया जाता है? मनरेगा से, है ना। अनस्किल्ड वर्क जो दिया जाता है लोगों को। तो इसीलिए ODF प्लस विल कन्वर्ज विथ मनरेगा स्पेशली फॉर ग्रे वाटर। यहाँ पे वेस्ट वाटर फ्रॉम नॉन टॉयलेट प्लम्बिंग सिस्टम सच एज हैंड बेसिन, वॉशिंग मशीन, शावर, बाथ मैनेजमेंट, इन सब के लिए जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो मनरेगा के अंदर काम करवाएंगे। और जब हम वेस्ट वाटर को अपना क्लीन करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, उसके साथ साथ क्या होगा, जो जल जीवन मिशन हमारा चल रहा है उसमें भी हेल्प हमको मिलेगी। फंड शेयरिंग देख सकते हैं आप, नॉर्थ ईस्ट के केस में 90-10 है, और बाकी स्टेट्स के कंपेयर केस में 60-40 का रेशियो है। यूटी के केस में 100% केंद्र सरकार ही पैसा देती है। इसके बाद है हमारा नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। तो जो हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है उसके साथ मिलके जो हमारी रिवर्स हैं क्रॉस इंडिया, उनके जो पॉल्यूशन का लेवल है उसकी मॉनिटरिंग करता है, और उसी के हिसाब से पॉल्यूशन असेसमेंट किया जाता है, किसका? रिवर्स का, है ना। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि उन सारे पैरामीटर को देख के पॉल्यूशन असेसमेंट किया जाता है कि कौन सी रिवर कितनी गंदी है, कौन सी रिवर नहाने योग्य है, कौन सी रिवर का पानी हम पी सकते हैं। कोई रिवर है तो किस एरिया तक गंदी है उसके बाद साफ़ हो जाती है, या फिर किस एरिया तक साफ़ है उसके बाद गंदी हो जाती है। तो ये सारे जो असेसमेंट हैं रिवर के, वो नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंदर होते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे अगर कहीं पे पॉल्यूटेड रिवर के स्ट्रेच हैं किसी स्टेट में, तो NGT के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उन स्टेट्स को जो प्लान दिया जाएगा CPCB के द्वारा, जो हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके द्वारा, उसको उन लोग को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, है ना। इनके ऊपर मैंडेटरी है वो, ताकि रेस्टोर किया जा सके इन जो पॉल्यूटेड स्ट्रेच हैं। तो ये पैरामीटर कौन कौन से हैं ये देख सकते हैं। कोर पैरामीटर्स हैं 9, यहाँ पे सारे हैं: pH, टेम्परेचर, कंडक्टिविटी, डिजॉल्व ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट एंड फीकल कॉलीफॉर्म, टोटल कॉलीफॉर्म। इसी तरीके से फील्ड ऑब्जर्वेशन 7 है, बायो मॉनिटरिंग पैरामीटर्स 3 है, ट्रेस मेटल 9 है, पेस्टिसाइड 7 हैं, जनरल पैरामीटर्स भी 19 हैं। तो बहुत ह्यूज लेवल पे मॉनिटरिंग होती है। अब हम रिवर के पॉल्यूशन को तो देख लिए, इसके बाद जो हमारा मरीन पॉल्यूशन होता है उसको हम कैसे रेगुलेट करते हैं, या फिर कौन से ऐसे लॉज हैं जो रेगुलेट करते हैं हमारे मरीन पॉल्यूशन को। तो ऐसे 3 मेजर कन्वेंशन हैं रिगार्डिंग मरीन पॉल्यूशन। तो पहला कौन सा है? कन्वेंशन ऑन डंपिंग ऑफ वेस्ट एट सीज, 1972 में आया था। फिर UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, UNCLO जिससे हम बोलते हैं। फिर इसके बाद है इंटरनेशनल मरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 जो हमारी संस्थाएं हैं या
कन्वेंशन है, तो इनके द्वारा ही जो हमारा मरीन पॉल्यूशन है उसको हम कंट्रोल करते हैं। तो पहला एक एक करके देख लेते हैं इनको। तो पहला है हमारा कन्वेंशन ऑन डंपिंग ऑफ वेस्ट एट सी, तो 1972 में आया था। कौन से कन्वेंशन में? इट वाज इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन कन्वेंशन ऑन द डंपिंग ऑफ वेस्ट एट सी। तो इसे लंदन कन्वेंशन भी बोलते हैं क्योंकि लंदन में ये मीटिंग हुई थी। तो इससे ही ऑब्जेक्टिव आए थे कि वी विल एंड द मरीन पॉल्यूशन इंटरनेशनली, है ना। फिर यहाँ पे देख सकते हैं शुरू में जो लो लेवल के रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं और इंसिनरेशन ऑफ वेस्ट हैं, तो ये सारे शुरू में अलाउड थे। फिर धीमे धीमे इनमें अमेंडमेंट होती गई और ये टफ होते गए लॉज, है ना। फिर पहले रेडियो एक्टिव वेस्ट को मना किया, फिर उसके बाद डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट मना किया, तो अमेंडमेंट होती गई उसके साथ साथ। तो यहाँ पे भी 1996 प्रोटोकॉल देख सकते हैं। इसको ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये जितना हाईलाइटेड पार्ट है, या फिर एक बार जनरल रीडिंग आपको कर लेनी चाहिए। तो इसको आप एक बार कर लीजिएगा, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, ना ही ज़्यादा कुछ आपको इसमें याद रखना है। बस एक रफ आइडिया रखना है कि कौन सा हमारा लॉ है जो रिस्पॉन्सिबल है मरीन पॉल्यूशन के लिए। उसके एक दो पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। फिर 2006 में भी अमेंडमेंट हुई थी 1996 प्रोटोकॉल पे। उसमें उसमें भी नई अमेंडमेंट्स आई, जैसे अलाउइंग द स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अंडर सी बेड। तो ये आप एक बार इसको रीडिंग कर लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट जो एक लॉ है वो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। तो इट इस्टेब्लिशेस जनरल ऑब्लिगेशन फॉर सेफ गार्डिंग द मरीन इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्टिंग फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन द हाई सीज। सो बेसिकली ये लॉ लाया गया था, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारा मरीन इन्वायरमेंट है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसके साथ साथ जो साइंटिफिक रिसर्च करने की फ्रीडम है क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स, वहाँ पे भी कैसे उसको सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि यूजुअली होता क्या है, जब कोई आसपास बड़ी कंट्री होती है तो वो अपनी नेवी ले जाके दबदबा उस एरिया में बनाना चाहती है या छोटी कंट्री को बुली करना चाहती है डिस्पाइट बीइंग ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर्स या फिर इंटरनेशनल वाटर्स। तो उस केस में ये लॉज लाए गए थे ताकि डिस्प्यूट कम किए जा सके, या फिर कोई कंट्री अगर वॉलेशन कर रही है तो उसको पनिश किया जा सके। ये सारी चीज़ इसमें है। तो ये स्टेट्स को लाइबल भी करती है अगर उन्होंने कोई डैमेज कॉज किया है ना। अब इसके तीन जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं आपको याद रखने हैं: इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सीज, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, और फिर है कमीशन ऑन लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब ये तीनों वेरी ऑफन न्यूज़ में रहते हैं, रीज़न बीइंग क्योंकि चाइना, आपको पता होगा, साउथ चाइना सी में एग्रेशन करता रहता है, तो वो मामला यहाँ पे चल रहा है। उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल वाटर है वहाँ पे माइनिंग और ये सारी चीज़ें, मिनरल एक्सप्लोरेशन की चीज़ें जो अब हो रही हैं उसकी परमिशन भी यहीं से मिलती है ना, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से। तो इवेंचुअली इसीलिए हर हर दूसरे या तीसरे मंथ में आपका इसको एक ना एक न्यूज़ आपको मिल जाएगा इसका। इसलिए ये हमेशा न्यूज़ में बना रहता है, कोई ना कोई इसकी अथॉरिटी बनी रहती है। अब इस कन्वेंशन की एक खास बात ये थी कि इसने सारी डेफिनेशन को डिफाइन कर दिया कि किसी भी कंट्री के अराउंड इंटरनल वाटर क्या कहलाएगा, किसी कंट्री का टेरिटोरियल वाटर कितना होगा, किसी कंट्री के अराउंड कंटीजुअस जोन कितना होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना होगा, या कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ से होगी। तो ये सारा इन्होंने इसको डेफिनेशन दे दिया है ना। इसके साथ साथ अगर दो कंट्रीज़ को ज्वाइन करके रखी हैं, उनमें से कोई अगर एक लैंड लॉक कंट्री है तो उसको यहाँ पे एक्सेस मिलता है कि वो समुद्र में अपना सामान बेच सके। अब वो समुद्र में जाने के लिए किसी दूसरी कंट्री से जाएगी, लेकिन अगर दोनों मेंबर हैं इसके तो बिना फीस दिए इसको एक्सेस मिल जाएगा कि बिना फीस दिए आप अपना सामान समुद्र में बेच सकते हैं या भेज सकते हैं। इसके बाद है हमारी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तो यही जो अथॉरिटी है परमिशन देती है कि जो हमारे इंटरनेशनल वाटर हैं, डीप सीबेड एरियाज जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे अगर आपको रिसोर्स एक्सप्लोरेशन करनी है, सपोज करिए इंडिया को अगर ऐसा लगता है कि किसी भी इंटरनेशनल वाटर में मान लीजिए ऑयल मिल सकता है, अब वहाँ पे एक्सप्लोरेशन करने के लिए अगर हमको वो भेजना है, शिपमेंट भेजना है, तो उस केस में क्या हम यहाँ से परमिशन लेंगे कि वी वांट दिस एरिया बी टू बी एलोकेटेड टू अस, ऐसे करके। तो जब वो हमको एलोकेट हो जाएगा फिर हम वहाँ रिसर्च करेंगे या फिर एक्सप्लोरेशन करेंगे। फ्यूल की एक्सप्लोरेशन हो सकती है, मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन हो सकती है, कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं या मेटल्स होते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं, उनकी भी एक्सप्लोरेशन हो सकती है। तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी में 168 मेंबर्स हैं, इंडिया भी एक इसमें से मेंबर है अभी, है ना। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, किसी भी कंट्री के अराउंड ये नेशनल एयर स्पेस है। फिर टेरिटोरियल से कितना होता है, 12 नॉटिकल माइल तक। उसके 12 नॉटिकल माइल तक जाएंगे तो कंटिन्यूअस जोन होता है ना, शुरू से लेके आखिरी तक 24 नॉटिकल माइल तक इसका एरिया होता है। इस एरिया तक अगर स्टेट का कोई लॉ ब्रेक हो रहा है, कर रहा है कोई, तो उसके खिलाफ स्टेट एक्शन ले सकता है। फिर इसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, मतलब यहाँ तक कि जितनी रिसोर्सेज हैं वो उस इसी कंट्री के पास उसका राइट है उसको यूज़ करने का। फिश है अगर यहाँ पे कोई, या फिर कोई मिनरल पाया जाता है तो उसका भी राइट इन्हीं के पास है।
फिर इसके बाद इंटरनेशनल वाटर शुरू हो जाता है। अब दिक्कत डिस्प्यूट्स यूजुअली कब आते हैं, जब दो कंट्रीज़ बहुत पास है। सपोज़ करिए एक कंट्री यहाँ पे शुरू हो गई है ना, इनके बीच डिफरेंस ही नहीं ज़्यादा है, तो अब इनमें से किसका बॉर्डर कहाँ तक होगा, किसके पास कितना राइट होगा, कहाँ तक वो रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है, तो यहाँ पे डिस्प्यूट बनते हैं और डिस्प्यूट्स को ही सॉल्व करने के लिए यूएनसीएलओ की ट्राइब्यूनल है ना। तो इसके बाद है हमारी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक बेसिकली स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे स्टैंडर्ड बनाती है किसके लिए, इंटरनेशनल शिपिंग के लिए। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं ताकि जो हमारा पॉल्यूशन है या फिर और भी किसी टाइप का डिस्ट्रक्शन होता है वाटर को या इंटरनेशनल वाटर को, उसको रोका जा सके। कौन सी लाइन से, मेनली शिपिंग की लाइन से। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंप्रूवमेंट ऑफ मरीटाइम सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ मरीन पॉल्यूशन। इसमें जो एक्सीडेंट्स होते हैं, ऑयल पॉल्यूशन और भी टाइप के जो होते हैं, वो भी इसमें कवर्ड है ना। फिर इसी आईएमओ में एक कन्वेंशन है, बालस्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन। तो बालस्ट वाटर होता क्या है, सो बेसिकली आजकल की जो शिप्स होती हैं, सपोज करिए शिप है और ये समुद्र है हमारा, है ना, ये शिप है ना। तो ये जो आजकल की शिप है उनमें एक बालस्ट टैंक होता है। तो इसका काम क्या होता है बेसिकली, कि जब शिप चलती है तो बहुत सारा पानी इन टैंक में भर लेती है। ये सारा ऐसे चारों तरफ होता है शिप के, टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द शिप। अब ये पानी पूरा भर के जाएगी, पूरा जहाँ पे जब पहुँचेगी तो वहाँ पे छोड़ देती है ये पूरा पानी। तो सपोज़ करिए यहाँ पे अगर कोई बैक्टीरिया है या कोई स्पीसीज़ है, वो यहाँ से उठा के बहुत दूर जाके किसी और कंट्री में छोड़ सकती है। तो ये बहुत बड़ा पॉल्यूशन का या फिर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के ट्रांसफ़र का सोर्स बन गया था। तो इसीलिए आईएमओ कन्वेंशन ये आया था, लास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन, टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ हार्मफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन रीजन थ्रू अनदर थ्रू बलास्ट वाटर। तो इन्वेजिव स्पीसीज इससे ना बढ़े किसी एरिया में, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, उसको प्रिवेंट करने के लिए मेनली ये लाया गया था। फिर इसके बाद था बंकर कन्वेंशन। तो बंकर कन्वेंशन बेसिकली लाया गया था कि जो किसी भी व्यक्ति को अगर डैमेज हुआ है ऑयल स्पिल के कारण, तो उसको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाए। अब ये कहाँ पे ऑयल डैमेज हुआ होना चाहिए, किसी भी देश की टेरिटरी के अंदर, किसी देश के टेरिटोरियल वाटर के अंदर या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर, है ना। तो ये इसमें यही बंकर कन्वेंशन में ये बात लिखी हुई थी कि अगर ऑयल स्पिल से डैमेज हो रहा है किसी इंडिविजुअल को, तो उसको एडिक्वेट कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाए। इंडिया ने ये दोनों ही कन्वेंशन आईएमओ के रेटिफाई करके रखे हैं। मतलब इंडिया में अभी अगर किसी को नुकसान होता है तो कंपनसेशन वुड बी प्रोवाइडेड। फिर इसके बाद है रीजनल ऑयल स्पिल कंटिजेंसी प्लान। तो ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा और आईएमओ के द्वारा, कि अगर हमारे रीजनल लेवल पे, जो इंडिया का रीजनल लेवल है साउथ एशिया का, अगर यहाँ पे कोई ऑयल स्पिल होता है तो ये सारी कंट्रीज आपस में एक दूसरे को हेल्प करेंगी और कोशिश करेंगे कि एलिमिनेट कर सकें ऑयल स्पिल को। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, हाई सीज ट्रीटी, है ना। इसका और नाम भी क्या है, मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। तो यूएनसीएलओ के अंदर ये भी आई थी। इसी की ट्रीटी के द्वारा कौन सी, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी और फिश स्टॉक एग्रीमेंट बने थे। तो हाई सीज होता क्या है, तो अगर किसी भी नेशनल जुरिडिक्शन के बियॉन्ड जो वाटर आता है उसको हम बोलते हैं हाई सीज। जैसे इंडिया भी है हमारा, तो हमारा 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, बट उसके बियॉन्ड का जो हमारा सी है, समुद्र है, वो हाई सी कहलाएगा। मतलब इंटरनेशनल वाटर टाइप कहलाएगा कि यहाँ से इसके बियॉन्ड मूव करने का अधिकार सबका है। यहाँ पे कोई अगर रिसोर्स पाई जाती है तो उसको एक्सप्लोर करने का अधिकार हर कंट्री का है। तो ऐसे ही इसकी डेफिनेशन है ना। इट रिफर्स टू ओशियन एरियाज बियॉन्ड एनी नेशनल जुरिडिक्शन, दे एग्जिस्ट बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, है ना। तो जो हमारा पूरा वर्ल्ड है उसका ऑलमोस्ट 2/3 जो एरिया है वो हाई सीज के अंदर आता है। तो अपने आप में ह्यूज एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है ना। अब इतना बड़ा एरिया अगर छोड़ दिया जाए कुछ लोगों के डिस्क्रिप्शन पे, तो उससे होगा क्या कि मिसयूज़ के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमने हाई सीज की ये ट्रीटी लाई है, जिसके कारण जो हमारी हाई सी वाला एरिया है वहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन और ये सारी चीज़ें ना हो सकें। तो इसमें सबको फ्रीडम है टू नेविगेट, फिश, कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च और एंगेज इन अदर लॉफुल एक्टिविटीज़ इन दीज एरिया। फिर इसकी नीड क्या थी, ओशियन हमारे जो इकोसिस्टम होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हाफ ऑफ द ऑक्सीजन वी ब्रीथ, है ना। और 95% ऑफ द जो प्लानट का बायोस्फीयर है वो भी यहीं ओशियंस में पाया जाता है। उसके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका सबसे बड़ा सिंक क्या है, ओशियन ही है हमारे। तो इनको प्रोटेक्ट करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो
कुछ जो क्रिटिकल इश्यूज हैं हाई सीज के, उनको एड्रेस करने के लिए ये ट्रीटी लाई गई थी, जैसे सी सरफेस टेम्परेचर का इंक्रीज होना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी, ओवर फिशिंग किसी एरिया में, या कोस्टल पॉल्यूशन होना, या अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस करना बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। तो ये सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए अब ये पूरा ब्लू मैप जितना देख सकते हैं वर्ल्ड में, ये सारा हाई सी का एरिया है, मतलब किसी भी कंट्री के जुरिडिक्शन में ये एरिया नहीं आता। तो अपने आप में बहुत ह्यूज एरिया है, और इसीलिए इसका कंट्रोल या फिर रेगुलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे फीचर्स देख सकते हैं कि फीचर्स क्या है हाई सी ट्रीटी के। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ का कॉन्सेप्ट, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट मतलब कि अगर कहीं हाई सी में ऐसा एरिया है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ का लॉस हो रहा है, या फिर कोई क्रिटिकल लाइफ स्टाइल वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, या फिर कोई जेनेटिक रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है उस एरिया में, तो उसको हम लीगल फ्रेमवर्क के अंदर एक प्रोटेक्शन दे सकते हैं, है ना, प्रोटेक्टेड एरिया का स्टेटस दे सकते हैं। तो उससे बचाया जा सकता है सब वाइल्ड लाइफ को। फिर इसके बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का कॉन्सेप्ट, की जितनी भी हमारी पार्टीज़ हैं वो मिलेंगी आपस में, और डिस्कशन होगा कि किस कंट्री ने रूल फॉलो किया नहीं किया, अगर किसी ने नहीं फॉलो किया तो उसको अकाउंटेबल भी ठहराया जाए। फिर पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल भी यहीं से आता है, कि जो व्यक्ति पॉल्यूट कर रहा है या फिर जो कंट्री पॉल्यूट कर रहा है वही रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए उसके रिडक्शन के लिए, है ना, उस पॉल्यूशन के। फिर ट्रेडिशनल नॉलेज जो है, कि सपोज करिए कि नेशनल जुरिडिक्शन के बियॉन्ड कोई लोकल कम्युनिटीज़ किसी आइलैंड में रहती हैं, है ना, हाई सी एरिया में, तो उनका अगर इन्फॉर्मेशन उनके यहाँ से आप कुछ ला रहे हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, सपोज़ करिए कोई आदिवासी है, कोई कोस्टल एरिया में रहते हैं, वो उनके पास किसी बीमारी का इलाज है, अब कोई यहाँ से जाए उस बीमारी का इलाज लाके अपने नाम पे पेटेंट करा ले कि ये मैंने खोजा है, तो ये चीटिंग होगी उन लोगों के साथ, है ना। तो इसीलिए लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं उनकी परमिशन के बियॉन्ड, उनकी परमिशन के बिना हम उनके रिसोर्स को पब्लिक नहीं करेंगे, है ना। फिर इस स्पेशल सर्कमस्टेंसेज नेशन, तो कुछ जो नेशन होते हैं जैसे स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, इनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, इनको भी इसने एक्नॉलेज किया है। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट इनिशिएटिव है 30 by 30। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि 2030 तक बेसिकली हम पृथ्वी के 30% लैंड और 30% सी ओशन एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर देंगे। तो 30 by 30 वहीं से आता है इसमें। इसको लॉन्च किसने किया था? हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड पीपल। तो इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट्स भी हैं, एनजीओज भी मिली हैं। तो इसमें 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, इंडिया, यूएस और यूके भी साथ साथ में है। तो 30 by 30 एग्री कब हुआ था? COP15 में, सीबीडी की, है ना, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। और इट बिकेम अ टारगेट ऑफ कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ये ट्रीटी हेल्प किस में करेगी? SDG 14 को फुलफिल करने में। SDG 14 हमारा क्या है? लाइफ बिलो वाटर, कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज ओशियन सीज मरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। गोल कौन कौन से हैं? रिड्यूसिंग मरीन पॉल्यूशन, ओशन एसिडिफिकेशन, सपोर्टिंग सस्टेनेबल फिशिंग एंड स्मॉल स्केल फिशेस, एंडिंग सब्सिडीज कंट्रीब्यूशन टू ओवर फिशिंग, इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन रिसोर्सेज। तो ये सारे इसके गोल्स हैं। फिर इसके बाद क्लियर हाउस मैकेनिज्म है। तो क्लियर हाउस मैकेनिज्म बनाया क्या क्यों गया था? फॉर शेयरिंग द साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन एंड मॉनेटरी बेनिफिट्स। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन है मरीन प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में, मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में, या फिर एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स के बारे में, तो ये किसको, जो जितनी भी पार्टीज़ हैं इस क्लियर हाउस मैकेनिज्म की, उन सबको अवेलेबल होगा। इस ट्रीटी का अपोजिशन क्या है? मैनी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो अपोज करती हैं इस ट्रीटी को, क्योंकि इनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। ऑब्वियसली इनकी कंपनीज इनके कंट्रीज़ में बड़ी बड़ी हैं, जो बहुत सारा पैसा लगा के जाके ह्यूज एक्सप्लोरेशन कर सकती हैं, ह्यूज अमाउंट में मछली पकड़ सकती हैं, बहुत सारा पैसा कमा सकती हैं। तो उनका प्रॉफिट तो कटेगा ही, इसीलिए वो इसको अपोज भी करती हैं। तो चैप्टर 14 में हमारा यहीं तक था। वाटर पॉल्यूशन हमने अच्छे से देख लिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। थैंक यू।